हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी चल रही है और परीक्षा तिथि आपकी 4 अप्रैल है। बहुत कम समय बचा हुआ है, कोई बात नहीं, तैयारी आप लोग की बहुत अच्छी है। और हिंदी के लिए अब आखिरी समय की जो तैयारी होगी वो गत वर्षों में पूछे गए बार बार जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग यहाँ पर रिविजन में लेने वाले हैं। तो यहाँ पर ये पहला पार्ट है, तो इस पहले पार्ट में लगभग आपको 50 क्वेश्चन के आसपास मिलेंगे। तो इस पूरे वीडियो को एंड तक आप जरूर ज्वाइन करें और जितने प्रश्न होंगे सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आने की संभावना बहुत है। इन प्रश्नों की एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें जिससे कि आप और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सकें, है ना। और शेयर भी कर दीजिए। लाइक करने से भाई हमें आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहता है, तो ज़रूर मिलता रहे। और चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। गत वर्षों में बार बार पूछे गए प्रश्न और साथ ही साथ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो शुरुआत कर लेते हैं। इसमें आंसर भी इंक्लूड है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलता रहेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम से जो लोग नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत सारा मटेरियल वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स हो गया, ये सभी आपको रिविजन कोई चैप्टर करना है वहाँ से मिल जाएगा। बाकी आपकी जो क्लासें आपको सभी को पता है कि 8 बजे से हिंदी की क्लास होती है, 9 बजे से रीजनिंग की क्लास होती है, 10 बजे से आपकी जीके और जी की क्लास होती है और यूपी जीके आपका 10:30 बजे वाला सेशन स्टार्ट कर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पे। पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, निम्न में से बताइए कि कौन सा कार्य जो कार्यालयी पत्र नहीं है, ये पूछा गया। कौन सा ऐसा है जो कि कार्यालय में प्रयोग होने वाला पत्र नहीं है। प्रार्थना पत्र हो गया, सेव प्रेस विज्ञापित हो गया, संपादक के नाम पत्र हो गया, निमंत्रण पत्र हो गया। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा ही क्वेश्चन है और इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, डी, निमंत्रण पत्र। ये कैसा निमंत्रण पत्र जो होता है ये कार्यालयी पत्र नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पे। आपसे ये पूछा गया, बताइएगा प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा में आया है। ये जो प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में आया है तो किस में आया है, हिंदी में आया है, संस्कृत में, अंग्रेजी में है या फिर फारसी में है। तो छठे पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है। जो प्रति उपसर्ग है ये संस्कृत भाषा में आया है, हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा में आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है 7 नंबर। आप लोग आंसर देते रहे मेरे कमेंट सेशन में, ठीक है। फटाफट से आंसर देते रहे, आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है। क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ, आप सुनिए और कमेंट सेशन में अपना रिप्लाई दीजिए। 7 नंबर पे कह रहा है कि सिंगार का तत्सम शब्द है। 7 नंबर पे है सिंगार का तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो सिंगार के लिए जो तत्सम शब्द होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रृंगार। सभी को पता है ना, करवा चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है अखरोट। ये भी मैंने करवाया हुआ प्रश्न है ना। तो 8वें पे राइट आंसर बताएंगे, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा में आया है। अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा में आया है। तो भाई 8वें पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाता है, पहला वाला, पश्तो। अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा में आया है, तो पश्तो विदेशी भाषा में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें आपसे ये पूछा गया कि बताइए, हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहे हैं। हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहे हैं, ये पूरा एक वाक्य है। कह रहा इस वाक्य में पूर्वक जो है, इस वाक्य में पूर्वक शब्द, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है। बताएंगे कौन सा संबंध बोधक है। तो 9वें पे राइट आंसर अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं, मौलिक संबंध बोधक है, तो सही आंसर होता है आपका हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहे हैं। तो पूर्वक जो है ना ये शब्द कौन सा संबंध बोधक है, तो संबंध बोधक हो जाता है मौलिक संबंध बोधक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 10वां नंबर है। इसमें आपसे ये पूछ रहा है, बताइए कि निम्न में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है। 10वें नंबर पे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि मछली का पर्याय है, मछली का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो लोग ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया झस। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको टारगेट करिए, अपना आंसर दीजिए कमेंट सेशन में। इसमें कह रहा है जो शब्द का सर्वनाम है, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, जो शब्द जो है ये कौन सा सर्वनाम है, मतलब सर्वनाम के किस भेद में आता है, निश्चय, संबंध, निज, पुरुष। तो राइट आंसर 11 में ऑप्शन नंबर सी करते हैं, संबंध। जो है ये संबंध वाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, सभी लोग फटाफट से आंसर दीजिएगा। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि बताइए कर्मवाच्य क्रिया के उस
विधान को कहते हैं कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है, डेफिनेशन दी गई है। और क्रिया में रूपांतर खाली जगह के अनुसार होता है, तो कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार, या फिर कर्म और भाव दोनों के अनुसार। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है कि कर्म के अनुसार क्रिया में रूपांतर कर्म के अनुसार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप लोग राइट कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, हो सकता है साफ ना दिख रहा हो, मैं बाकी क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो वार्तालाप में आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस तरीके से ये विराम चिन्ह का जो प्रयोग हो रहा है, तो ये कौन सा विराम चिन्ह है। तो विराम चिन्ह यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं, आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या करोगे भाई, मुझसे कहा, तो वार्तालाप में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या करोगे आप लोग यहाँ पे, सी। नहीं, सी तो नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है ना ये दिया गया उससे मुझसे कहा, फिर इन्वर्टेड कॉमा आपका ये दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वैसे यहाँ पर सी दिया गया, सी नहीं बी होगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, इसमें कह रहा है मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा। आप लोग आंसर देंगे कमेंट सेशन में। मल्हार अलापना मतलब हो जाता है चैन से जिंदगी काटना। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। जो लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन ये 15 नंबर है, 15 में राइट आंसर बताएंगे। इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है, यानी किसी वस्तु को व्यवहार में लाना एक शब्द बताना है, इसके लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा। तो प्रयोग हो जाएगा भाई, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना यानी प्रयोग में लाना, ऑप्शन नंबर सी प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि किस में नहीं है। 16 पे राइट आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है ऊर्जस्वी दिया है ना, इसमें स्वर और व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में। तो सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, आप लोग इसका आंसर देंगे भाई, ऑप्शन नंबर सी, और ये रहा डी आपके सामने। इसमें कह रहा है कि कार्यालयी आदेश सदैव प्रेषित होता है। कार्यालयी आदेश सदैव प्रेषित होता है, तो कनिष्ठ से वरिष्ठ को, वरिष्ठ से कनिष्ठ को, दोनों ओर से या व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ से कनिष्ठ को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है 70 में आप लोग ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं, दोनों ओर से, बिल्कुल नहीं, सॉरी दोनों ओर से नहीं होगा, बी वरिष्ठ से कनिष्ठ को, दोनों ओर से नहीं होगा। ठीक है, वरिष्ठ से कनिष्ठ को, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये रहा, इसमें कह रहा बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जो कि स्वर का वर्गीकरण नहीं है। लुप्त दिया है, हास्य है, संयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर डी में द्वित्व दिया गया है, द्वित्व है। तो ऑप्शन नंबर 18 में ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है द्वित्व, ये स्वर का वर्गीकरण नहीं है। ठीक है, हास्य स्वर होता है, संयुक्त स्वर होता है, प्लुप्त स्वर होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या करोगे, ऑप्शन नंबर डी। निष्कपट दिया है, तो निष्कपट में कह रहा कौन सी संधि है, ये किस संधि का उदाहरण है। हल संधि है, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। तो निम्न में से 19 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी यहाँ पर निधन कपट, निष्कपट होता है ना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाता है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 20 नंबर। 20 नंबर में आपसे पूछा गया, बताइए कि जिस समास से पूर्व पद, जिस समास में पूर्व पद जो होता है, पूर्व पद क्या होता है, गौण होता है। पूर्व पद क्या बोला इसने, पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं। तो द्वंद्व समास तो होगा नहीं, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास में क्या होता है कि पूर्व पद प्रधान होता है और संख्यावाची होता है। बहुव्रीहि भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। उत्तर पद जो इसका अर्थ निकलता है वो तीसरा पद प्रधान होता है। 20 पे राइट आंसर, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या करोगे, डी, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 21 नंबर है।
21 पे राइट आंसर देंगे सभी लोग। इसमें पूछा गया जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है 21 नंबर। तो 21 पे राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें कह रहा है कि ग्रंथि का तद्भव शब्द है। 22 पे ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या है? ग्रंथि का तद्भव शब्द निम्न में से क्या है? तो करेंगे गांठ। तद्भव शब्द पूछा गया है, ग्रंथि एक तत्सम शब्द है तो गांठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है? संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट से आंसर देते रहे भाई, आंसर देने में कंजूसी ना करें, फटाफट से आंसर देते रहें। और जो प्यारे भाई बहन हमारे अभी जुड़ते जा रहे हैं तो भाई कहना चाहेंगे वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे कि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहा करे और हम आपके लिए इसी प्रकार से और मेहनत करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर है। 24 में कह रहा है कि जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर भाई राइट आंसर जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक क्रिया, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पे। मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मय बोधक है? संबोधन है, चेतावनी है, धिक्कार है, विस्मय। तो यहाँ पर विस्मय बोधक का पूछा गया है कि कौन सा प्रकार होगा यहाँ पे? विस्मय आदि बोधक, कौन सा विस्मय आदि बोधक है? 25 पे राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, चेतावनी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? चेतावनी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इसमें आपसे 26 में कह रहा, बताइए कि तुम दिन भर घूमते रहते हो। तो यहाँ पर जो भर है ये शब्द कौन सा अव्यय है? विस्मयादि बोधक है, संबंध बोधक है, निपात है या फिर संयोजक है? तो ये अव्यय का भेद पूछा गया, कौन सा भेद होगा? 26 पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, ये निपात है। ठीक है, ये निपात है। भर क्या है? निपात है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है तृष्णा। तृष्णा का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द पूछा है। तृष्णा का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द पूछा है। तो 27 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? वितृष्णा, ऑप्शन नंबर बी, वी लगा देंगे। ठीक है, वी लगा देंगे यहाँ पे उपसर्ग के रूप में, तो यहाँ पर वितृष्णा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 28 नंबर। 28 में क्या कह रहा है दोस्तों? 28 में कह रहा है, बताइए कि जहाँ प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है वहीं विलाप से क्या आशय है? सभी लोग फटाफट से आंसर देंगे। जो को विलाप के लिए कर रहे हैं, रो रो कर अपना दुख कहते जाना, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें 29 में कहता है कि बताइए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो कि संबंधवाची है? संबंधवाची कौन सा शब्द है 29 में? बहुत बढ़िया, दैवीय। ये तो संबंधवाचक नहीं है, संबंधवाची नहीं है। संबंधवाची कौन सा है? दैवीय। ये संबंधवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर सी करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 30 नंबर है। दोस्तों फटाफट से भाई आंसर देते रहें, आंसर सभी लोग अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते रहें और भाई सेशन को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुँचाई जा सके, लोग जुड़ पाएँ और आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे। मेरे हाथ में लेखनी है। मेरे हाथ में लेखनी है वाक्य में कौन सा प्रसर्ग है? ये पूछा गया है, कौन सा कारक है? 30 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, अधिकरण। में पर अधिकरण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा। इसमें कह रहा है क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं। तो 31 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है, उसे काल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन 32 नंबर है। दोस्तों कह रहा वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। ये भी डेफिनेशन है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। तो पदक्रम कहते हैं, अन्वय कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, विधेय कहते हैं। तो 32 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेंगे दोस्तों, अन्वय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर है। इसमें क्या पूछा गया है, ध्यान से दीजिएगा, ये पत्र लेखन वाला प्रश्न है। इसमें कह रहा किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में
प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? तो 33 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो लोग कर रहे हैं, अधिसूचना बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें आपसे पूछा ये क्या, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? दोस्तों 34 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है, सघोष। ठीक है, वेरी गुड जिन लोगों ने इसका आंसर दिया, और भी लोग सभी लोग प्रयास करें, आंसर जरूर देते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हाश्व से 2 गुना समय लगता है उनको कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हाश्व से 2 गुना समय लगता है उनको कहते हैं। 35 पे राइट आंसर आपका क्या होगा? तो 35 पे राइट आंसर आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर बी करोगे, जिसमें दिया गया है गुरुस्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 36 नंबर। इसमें आपसे ये पूछ रहा है, बताइए कि जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो मूर्धन्य है, वर्तस्य है, काकल्य है, कंठ है। तो निम्न में से सही आंसर 36 में ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, मूर्धन्य। ध्यान रखिएगा, जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका स्थान क्या होता है? तो मूर्धन्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए इसमें आपसे पूछ ही रहा है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा कि संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? तो उसी वर्ग का तृतीय वर्ण, उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण, उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण, उसी वर्ग का प्रथम वर्ण। तो राइट आंसर 37 पे करेंगे ऑप्शन नंबर बी, उसी वर्ग का अनुनासिक तथा अर्थात पंचम वर्ण। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये रहा 38 नंबर है, फटाफट से आंसर देंगे सभी लोग। ध्वनि के अनुसरण या ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और उनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? 38 पे राइट आंसर बताइएगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, जिसमें दिया गया है देशज शब्द। ठीक है, देशज शब्द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, भाई कह रहा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? सभी को पता है 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, फटाफट से राइट आंसर देंगे। जिसमें पूछा गया है कि 40 नंबर में समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? 40 नंबर क्वेश्चन है, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? तो 40 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप क्या करेंगे? ए करेंगे, समुच्चय बोधक, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन ये है 41 नंबर है, क्या रहा है, तुम प्रतिदिन खेलते हो उपयुक्त शब्द में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? तुम प्रतिदिन खेलते हो उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? तो 41 पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। तुम प्रतिदिन खेलते हो उपयुक्त शब्द में जो प्रतिदिन है ये कौन सा क्रिया विशेषण है? तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 42 नंबर है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए कि संशय में संदेह का अर्थ जहाँ मन में कुछ होने की आशंका होना, वहीं संशय का जो अर्थ है वो क्या होगा? निम्न में से सही आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। जो लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं कि वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है आपको। तो बहिष्कार है, परिष्कार है, तिरस्कार है, परोपकार है। तो किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना, इस वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाता है, बहिष्कार। भाई ना अपनाना ही बहिष्कार करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, कुल और कूल। कुल और कूल शब्द युग्म के लिए सही अर्थभेद क्या होता है? तो कुल का मतलब होता है भैया
वंश। अब वंश तो दोनों में ही दिया गया, लेकिन कूल का पता होना चाहिए। कूल मतलब होता है किनारा, तो राइट आंसर वंश और किनारा यहाँ पर हो जाएगा। सही अर्थ वाला भेद कौन सा है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है भाई, इसमें कह रहा बताइए, पुलिस ने मेहमानों में से ही एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का खाली जगह जो है वो भरना है लगाया। तो दोष लगाया या अभियोग लगाया या दंड लगाया, तो क्या करोगे आप? 45 पे राइट आंसर। तो पुलिस क्या लगाती है भाई, इस प्रकार से अब लगाएगी, अभियोग लगाएगी, ठीक है। अभियोग ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा पुल्लिंग है, तो ये सभी को पता, रात, वर्षा, विधुर और दीमक, जिसमें से पुल्लिंग शब्द आपका क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी होता है विधुर, ठीक है। बाकी यहाँ पर दीमक, रात, वर्षा ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पे 47 नंबर कह रहा वह शाम को घर जाएगा। वाक्य में वृत्ति का अर्थ का कौन सा भेद है? वह शाम को घर जाएगा, इसमें वृत्ति के आधार पर आपको बताना है कि वृत्ति का अर्थ का कौन सा भेद है। तो 47 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेंगे, निश्चयार्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी निश्चयार्थ दिया है, मतलब ये निश्चित है कि वह शाम को घर जाएगा, तो निश्चयार्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये रहा प्रश्न, वह भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है? वह भोजन बनाता है, इसमें कौन सा पक्ष हो जाएगा? आंसर दीजिए। आवृत्ति मूलक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा बताइए कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़े हो वह कहलाता है। तो 49 पर राइट आंसर क्या करोगे आप? 49 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करोगे, संयुक्त वाक्य कहलाता है 49 पे, ठीक है। मतलब जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजक होते हैं उन योजकों द्वारा जुड़े हो, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेंगे, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, इसमें कह रहा है कि तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तुम बड़े चालाक हो, तो यहाँ पर 50 में करेंगे ऑप्शन नंबर डी, अव्यय संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पर कैसी अशुद्धि है? अव्यय संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 51 नंबर है, इसको थोड़ा और छोटा कर दें। इसमें कहता है कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? भाई बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? ब्रजभाषा, उपभाषा, लिपि, क्षेत्रीय रूप। तो यहाँ पर राइट आंसर आप करोगे ऑप्शन नंबर बी, उपभाषा बन जाती है। भाई बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो वो साहित्य की रचना में उपभाषा बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 52 नंबर है। दोस्तों कह रहा है कि जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आगत कहते हैं ऊष्म, अंतस्थ, अयोगवाह। तो यहाँ पर भैया 52 पे राइट आंसर हो जाता है, अयोगवाह कहते हैं उन्हें, अयोगवाह, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो राइट आंसर करेंगे 2 वर्गों में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, 2 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, इसमें कह रहा है कि जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, उसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर 54 में आप करोगे ऑप्शन नंबर डी, उसे वर्तस्य कहते हैं, ठीक है। 54 पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है? इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है? तो अनौपचारिकता, नापातुला, निर्वैयक्तिक और भीतरी बातें। तो 55 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेंगे, बाहर भीतरी बातें, जो कि मूल गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, आदेश मूल गुण, आदेश के मूल गुण नहीं है बाहर भीतरी बातें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये रहा, इसमें कह रहा है कि आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए
किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? तो 56 पे राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, आयकर अधिकारी को लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, इसमें कह रहा है कि मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निस्तारण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? तो संभरक को लिखेंगे, बल्ब विभाग को लिखेंगे, अध्यक्ष महोदय को लिखेंगे, या फिर उपलब्धता विभाग को लिखेंगे? 57 पे राइट आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संभरक को पत्र लिखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 58 नंबर है। 58 में आपसे पूछ रहा, बताइए कार्यालय आदेश के लिए या कार्यालय आदेश किस लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? कार्यालय आदेश किसे निकाले गए आदेशों की सूचना है? तो मंत्रालय, अनुभव, संबंध विभाग, प्रभाग। ठीक है, संबंध विभाग, प्रभाग। तो कार्यालय आदेश किसे या किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना, किसके लिए होगा यहाँ पे? ठीक है, थोड़ा गलत दिया गया। 58 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करिएगा, सभी विकल्प सही हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये रहा 59 नंबर। इसमें कह रहा है कि छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन के लिए क्या लिखते हैं? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। छोटे संबंधियों को संबोधन के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों? इसमें लिखते हैं चिरंजीवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कोई नहीं है। तो ये लगभग क्वेश्चन हमने आपके 50+ क्वेश्चन कराया और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को जाते जाते लाइक, शेयर, सपोर्ट जरूर करिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए इसी प्रकार से और मेहनत कर सकें। ठीक है, तो इस सेशन में जितने क्वेश्चन थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, जय हिंद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन आपकी अगली क्लास में।